एसवी चिल्ड्रन अकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम बात करते हैं कक्षा 12 और विषय भूगोल और अध्याय चल रहा है हमारा 13 नंबर। और 13 नंबर में अखंड दूसरा चल चुका है। 13 में अब क्या किसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं? 12 पार्ट तो हमने पढ़े थे विश्व के संदर्भ में। अब उन्हीं विश्व के संदर्भ में टॉपिक लगभग वही होंगे, लेकिन भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। जैसे हमने पढ़ा था ना पहले, विश्व संरचना, विश्व जनसंख्या संगठन। अब पढ़ रहे हैं भारत के संदर्भ में। और कल हमने एक वीडियो देखा था भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जो धरातल है, जलवायु है, परिवहन है, जितने भी सारे पढ़े थे हमने। आज हम पढ़ते हैं जनसंख्या का घनत्व। और जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर मैंने बताया था। भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार कितना है? 382। अब देखिए, जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य है जनसंख्या और धरातल के एक निश्चित अनुपात से। जनसंख्या और धरातल दोनों से जब होगा, यानी अनुपात कब निकलेगा? जब जनसंख्या जमाव की मात्रा का मापन होता है। घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र व्यक्तियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह धरातल पर मानव के वितरण संबंधी विभिन्नताओं के विश्लेषण के लिए क्या है? उपयोगी है। जनसंख्या के आंकड़ों के संक्षेपण में जनसंख्या घनत्व से विशेष सहायता मिलती है। अतः जनसंख्या का घनत्व भूमि पर जनसंख्या के दबाव को दर्शाता है। भी इतनी की जनसंख्या में कितने लोग रह रहे हैं। बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जहाँ जनसंख्या कम है, क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो वहाँ जनसंख्या घनत्व कम होगा। कहीं क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या ज़्यादा है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, वहाँ पे कुल जनसंख्या व कुल भौगोलिक क्षेत्र के अनुपात को जनसंख्या का गणितीय घनत्व कहते हैं। हमने पढ़ा था कायिक घनत्व, कृषि घनत्व, गणितीय, कितने प्रकार के पढ़े थे ना घनत्व विश्व में। पीछे वाला पाठ याद होगा आपके, जिसने दोबारा पढ़ा उसको तो याद है। प्रदेश की कुल जनसंख्या बटे प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भाग दे देते हैं, तो वो जनसंख्या, जैसे हमारे राजस्थान की जनसंख्या कितनी हम पढ़े थे ना, 6.86 करोड़। भाग कुल क्षेत्रफल हमारे राजस्थान का कितना है? 3,42,239। उसमें भाग दोगे तो लगभग 200 कुछ आएगा, यानी 200 घनत्व है हमारे राजस्थान का। भारत का निकालोगे तो कैसे निकालोगे? भारत का निकालोगे तो टोटल जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या लगभग 1.21 करोड़ के हिसाब से, और 32,87,263 वो हमारा क्षेत्रफल है। उसमें भाग दोगे तो 328 के आसपास आ जाएगा, वो होता है। तो देखो, किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की सामान्य वृद्धि और वितरण को भी घनत्व के माध्यम से समझा जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि के साथ ही जनसंख्या घनत्व में भी अपेक्षित रूप से वृद्धि होती है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो घनत्व भी हर 10 वर्ष बाद परिवर्तन होगा ना। सन 1991 में भारत का जनसंख्या का औसत घनत्व 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। देखो, 51 में बढ़कर 117 हो गया, 1981 में 216 हो गया, 2001 में 325 हो गया, और 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब याद रखना, एक तो 2011 में कितना हो गया? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। छोटा सा प्रश्न दे सकता है। सारणी 13.1 13.2 से स्पष्ट है। पीछे देख लिया हमने कि जनगणना वर्ष 2011 में बिहार में देखो 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रह रहे हैं। 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर में जनघनत्व वाला राज्य है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 17 लोग रह रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में कितने रह रहे हैं? 17 लोग रह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में 11,297। दिल्ली में देखो 11,297 एक वर्ग किलोमीटर में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 46 है, और अधिकतम व न्यूनतम जनघनत्व उधर से। ये तो है केंद्र शासित प्रदेश के। हमारे केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8 है, और राज्य कितने? 28 है, याद रखना। तो राज्यों में तो सबसे ज्यादा बिहार का है, कम अरुणाचल प्रदेश का है। आंकड़े दोनों याद रखना, ऐसे पेपर में आएंगे सीधे सीधे। और केंद्र शासित प्रदेश सबसे ज्यादा दिल्ली का, और 11,297, और अंडमान निकोबार का 46। राज्यों में बिहार का 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और अरुणाचल प्रदेश 17। मैंने कल ये बताई थी आपको सारी बातें। भारत में वर्तमान 2011 में जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। औसत घनत्व से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में बिहार 1102। औसत घनत्व यानी 382 से ऊपर ऊपर कौन है? बिहार है 1102, पश्चिम बंगाल है 1029, केरल है 859, उत्तर प्रदेश है 828, हरियाणा है 573, तमिलनाडु 555, पंजाब 550, झारखंड 414, असम 397, गोवा 394 आदि प्रमुख है। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली 11,297, चंडीगढ़ 9,252, पांडिचेरी 2,598, दमन व द्वीप 2,169, और लक्षद्वीप में 2013 आदि
प्रमुख है। ये जनसंख्या घनत्व का वितरण है। और राजस्थान का बता दिया, याद रख लेना 200, और इंडिया का 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब ये जनसंख्या घनत्व की सारणी है, कम ज्यादा में देखो 100 से कम वाले बिंदु पॉइंट पॉइंट लगा रखे हैं, अगर कहीं है तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक ही है। फिर 100 से 300 के बीच, 100 से 300 के बीच ये बीच वाला है, ये बीच वाला राजस्थान में है ना, यहाँ और ये जहाँ इस तरह की धाराएं ये, ठीक है, इसको देख लेना। 900 से अधिक, अब 900 से अधिक आ गया तो 900 से अधिक आपको पता है एक तो कहाँ पे है, बिहार में है, और दिल्ली में तो खूब है ही है, 900 से ऊपर है, 11,000 कुछ है, तो ये याद रखना। और ये पश्चिम बंगाल का इलाका है। अब देखो औसत से कम, औसत से कम से मतलब 382 से नीचे वाले राज्य, महाराष्ट्र 365 है, कर्नाटक 319 है, आंध्र प्रदेश 308 है, राजस्थान 201 है, वैसे 200 है, ये आंकड़ा पहले का दिया हुआ है, इसमें 201, मेघालय 132, मणिपुर 122, सिक्किम 86 है, मिजोरम 52 है, अरुणाचल प्रदेश है 17। आपको कम और ज्यादा वाला एक तो याद रखना है। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार का कितना है, 46 ही दर्शाता है। जनसंख्या घनत्व के विचार से भारत को 3 प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 है उच्च घनत्व के क्षेत्र, किसके, उच्च घनत्व के क्षेत्र, इसका विस्तार पश्चिम बंगाल, बिहार, उच्च का मतलब क्या है, 900 800 यहाँ के आसपास, तो बिहार में है, पश्चिम बंगाल में अभी देखा ना 900 से, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में। यहाँ जनसंख्या का घनत्व 500 से अधिक प्रति वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है, यानी 500 से अधिक घनत्व पाया जाता है, वो उच्च घनत्व में आते हैं। जैसे किस का हो गया, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। यहाँ देश की कृषि प्रधान ग्रामीण बहुल क्षेत्र है, यानी खेती करने वाले लोग हैं, समतल उर्वर मैदान है यहाँ पे। अब देखो बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ गंगा यमुना और बहती है, पश्चिम बंगाल में हरियाणा यमुना नहर नदी है, तो यहाँ पे अच्छी कृषि होती है, तो लोग अच्छे बसाव करेंगे। समतल उर्वर मैदान है, कांप मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है जो नदियों के द्वारा लाई जाती है। सिंचाई पेयजल की उपलब्धता के कारण यहाँ सघन आबादी मिलती है, ठीक है, सघन आबादी का मतलब क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या ज्यादा है। दक्षिण भारत में मालाबार तट, दक्षिण भारत में मालाबार तट, ये तट। तमिलनाडु उच्च प्रदेश में उच्च घनत्व मिलता है। तमिलनाडु के उच्च प्रदेशों में बागाती कृषि और कावेरी डेल्टा में, ठीक है, बागाती कृषि बागवानी कृषि होती है। कावेरी डेल्टा का मतलब ये देखो, ये कर्नाटक है, ये केरल है और ये तमिलनाडु है, यहाँ 3 राज्यों में ये कावेरी नदी बहती है। तो जहाँ जहाँ ये बहती है में गहन कृषि के साथ लघु गृह उद्योगों के विकसित होने के कारण, यानी गृह लघु, इनके ऊपर बहुत सारे विद्युत उत्पादन के हैं और बहुत सारे उद्योग स्थापित हुए हैं, तो इस कारण ये घनी आबादी है। मध्यम घनत्व के क्षेत्र, इस प्रकार के क्षेत्रों में 300 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व पाया जाता है, 300 से 500। ये उच्च तथा निम्न घनत्व क्षेत्रों के मध्य संक्रमण के रूप में अवस्थित होते हैं, यानी 300 से 500। उत्तरी भारत में उच्च घनत्व के निकटवर्ती क्षेत्रों में जैसे महाराष्ट्र, गुजरात के अधिकांश भाग, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तटवर्तीय भागों, छोटा नागपुर के पठार आदि में मध्यम घनत्व पाया जाता है। धरातल की विषमता और जल की कमी के कारण यह कृषि अधिक विकसित नहीं हो पाती। तीसरा है निम्न घनत्व के क्षेत्र, यहाँ 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है, 300 से ही कम। ऐसे क्षेत्र उत्तरी पूर्वी हिमालय के पर्वतीय धरातल के कारण, पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल के कारण जनसंख्या का अल्प घनत्व मिलता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के पठारी व जनजातीय क्षेत्रों, कर्नाटक के पूर्वी भाग और आंध्र प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में भौतिक अवरोधों के कारण कृषि अविकसित होने से विरल जनसंख्या पाई जाती है। अब आती है जनसंख्या में वृद्धि। अब जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है ना, तो जनसंख्या में वृद्धि क्या हो रही है, सन 1871 के पूर्व भारत में जनसंख्या में विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त नहीं होते। इससे पहले क्योंकि जनगणना स्टार्ट नहीं होती, सबसे पहले जनगणना होती है 1872 में, और फिर विधिवत रूप से 10-10 वर्षों में पूछे तो 1881 में शुरू होती है। 2 आंकड़े ध्यान रखना, भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 से स्टार्ट होती है, लेकिन सही रूप से कब स्टार्ट होती है, 1881 में। अब आ गया 1871, यानी इससे पहले कोई जानकारी नहीं मिलती, तुक्का लगाते थे, सीधा बैठे बैठे कह देते इतनी जनसंख्या हो सकती है।
भारत की प्रथम जनगणना सन 1872 में संपूर्ण में न होकर प्रयोगात्मक आधार पर देश के कुछ राज्यों तक ही संपूर्ण हुई थी। अभी बताया मैंने। भारत में जनसंख्या की गणना सर्वमान्य जानकारी 1881 के उपरांत मानी गई है। इससे पूर्व विधिवत रूप से कोई जनगणना नहीं। संपूर्ण देश के लिए समान आधारों पर जनसंख्या की प्रथम पूर्ण गणना है वो 1881 में हुई। इसके उपरांत भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल में होती है। सीधा प्रश्न आता है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? 10 वर्ष के बाद। मोरलैंड के अनुसार 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में 10 करोड़ जनसंख्या का अनुमान है। 1850 के आसपास भारत में अनुमानित 15 करोड़ जनसंख्या थी। सॉरी 15 करोड़, अंदाजा लगाओ। हमारे गंगानगर में है, गंगानगर में अंदाजा लगा, गंगानगर में कितनी हो सकती है? उत्तर प्रदेश है ना जो हमारा राज्य, उसमें 2011 के अनुसार 20 करोड़ जनसंख्या थी। सन 1874-75 में से एक संसदीय प्रपत्र में भारतीय जनसंख्या 23.8 करोड़ उद्धृत है। 1881 ईस्वी के पूर्व जनगणना के अनुसार अविभाजित भारत की जनसंख्या 25 करोड़ थी। अविभाजित मतलब भारत और पाकिस्तान है, दोनों थे उस समय। 1901 से 2001 की जनगणना की वृद्धि सारणी 13.2 में प्रस्तुत है। सन 1901 से 2011 के मध्य जनसंख्या वृद्धि को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया। ये देखिए, भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि, ये वृद्धि दर ऐसे होती थी। 1901 में देखो इतनी जनसंख्या थी, इतनी प्लस हुई, इतनी माइनस हुई, यहाँ तो घट गई थी। 1921 में देखो, यानी घट गई थी इतनी, माइनस में 0.3 ये वृद्धि, 0.0 माइनस 0.03 वृद्धि। 31 है, 41 है, बढ़ती गई, यहाँ पे बढ़ती गई 61, 71, 81, 91, 2001। अब देखिए, यहाँ देखिए, ये तो है हर एक साल की वृद्धि। अब 2011 चल रहा है ना, आपको ये आंकड़ा याद रखना है। 2011 में कितनी वृद्धि हुई है? 17.64 की। 2001 में कितनी हुई थी? 21.54। ये दोनों आंकड़े ध्यान रखना है। 2001 में जनसंख्या वृद्धि हुई 21.54 और 2011 में कितनी हुई? 17.64। किस वर्ष घटी, बस इतना याद रखना। 1921 में घटी थी। 1921 में -0.31 हो गई, -0। ये आंकड़ा याद रख लेना। एक तो 0.31 घट गई और एक ये दोनों बढ़ गई। अब वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार 17.64 है, वो बढ़ी हुई है, और 2001 में 21.54। तो इससे वृद्धि प्रकट होती है। अब देखो, भारत में जन्म व मृत्यु दर व प्राकृतिक वृद्धि प्रति हजार पर 1911 में 49 मृत्यु दर थी, यानी जन्मते थे, और मृत्यु होती थी 43 की। और प्राकृतिक वृद्धि दर कितनी होगी? 6, यानी 6 बढ़ रहे थे। ऐसे करते करते सारी याद ना। अब देखना, भारत में 2011 में जन्म दर 23,000 के पीछे 23 जन्मते और मरते कितने? सिर्फ 7। ठीक है, तो प्लस में चल रही है 16, 17। तो दोनों का आंकड़ा याद रखना। 23,000 के पीछे 23 जन्मते हैं और 7 मरते हैं, क्योंकि चिकित्सा सुविधा वगैरह अच्छी हो गई है। ठीक है, तो अब ये काल है, जनसंख्या वृद्धि के काल अलग अलग बांटे हुए, ये अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे।